जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम समझ लीजिए। किसी चीज को चलाने के लिए किसी न किसी सिस्टम की जरूरत होती है, न किसी किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाया, मोटरसाइकिल का इंजन तैयार हुआ, फिर उसमें क्लच की भी जरूरत है, उसमें चक्के की भी जरूरत है, उसमें गियर की भी जरूरत है, उसमें ब्रेक की जरूरत है। तो सारे चीज जब ये बन के तैयार हो जाता है तब हमारी मोटरसाइकिल चलने के लिए तैयार होती है। यानी एक सिस्टम होता है। अगर उसका कोई भी एक पार्ट हटा दोगे तो वो उसका वो महत्व खत्म हो जाएगा और वो हमारी मोटरसाइकिल उतने ढंग से काम नहीं करती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक सिस्टम की तरह काम करता है। जो कुछ हम सोचते हैं, समझते हैं या आगे के बारे में सोचते हैं, कहने का मतलब है सोचने, समझने, जिज्ञासा तथा शरीर के विभिन्न अंगों को जो कंट्रोल करता है वही नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी शरीर के संपूर्ण भाग को या संपूर्ण अंग को नियंत्रित करने को ही हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो चलिए समझते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक हमारा आता है ब्रेन, और इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक तो हमारा ब्रेन हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसी में हो जाता है हमारा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड यानी इसको मेरुरज्जु कहा जाता है, मेरुरज्जु। और इसको कहते हैं मस्तिष्क। इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। यानी कि तंत्रिका तंत्र में हम दो चीजों की गणना करते हैं। ब्रेन तथा ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है, तो उसको हम किस में रखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। पेरिफेरल में हमारा, हम आगे समझेंगे इसको, पेरिफेरल में हमारा संवेदी अंग आते हैं जो प्रेरक होते हैं। मतलब मोटरी नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसी के अंदर होता है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र इसी के अंदर आता है, वो आता है हमारा पेरिफेरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। आज हम इसको समझ लेते हैं, फिर अगले दिन जो हम समझेंगे तो इसको समझेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि ब्रेन, देखिए शरीर का सबसे मुख्य भाग, पूरे शरीर का यानी हमारे पूरे अंग का सबसे मेन जो भाग होता है वो ब्रेन होता है। भैया अगर ब्रेन ही मेन पार्ट होता है, अगर ब्रेन है तो ब्रेन ही कार्य करता है। तो हम समझ लेते हैं कि ब्रेन हमारा होता कहाँ है। देखिए जो हमारा ये ब्रेन होता है, हमने यहाँ फिगर बना दिया है, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये ब्रेन होता है, और ये ब्रेन जो होता है ये हमारी एक यहाँ पे एक हड्डी होती है, एक कपाल होता है, ठीक है। इस कपाल के भीतर यानी खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन स्थित होता है, इसी के भीतर होता है। और ये जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। और उस ग्रुप के माध्यम से पेरिफेरल को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमको पढ़ना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये होता है जो ये हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन जो होता है ये 8 हड्डियों के ग्रुप से बना होता है। इस हड्डी को हम कहते हैं, जिस ग्रुप में ये बंधा होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है। उस हड्डी को हम क्रेनियम कहते हैं। कहने का मतलब होता है ये जो बंधा होता है इस क्रेनियम नामक हड्डी से होता है, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम नामक हड्डी का ये होता है। ये 8 ग्रुप का होता है, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, ठीक है। और ये ग्रुप जो होते हैं ये बारीक बारीक छोटे छोटे बारीक केशिकाओं के समान होते हैं। यानी इनको हम फाइबर जॉइंट भी कहते हैं। यानी इसमें जो ग्रुप जो बनता है इसको फाइबर जॉइंट भी कहा जाता है, फाइबर जॉइंट, ठीक है। या इसको कहते हैं रेशेदार जॉइंट भी कहा जाता है, रेशेदार फाइबर। जो आपने देखा है जो टेलीफोन का जो वायर होता है, संचार विभाग का जो वायर होता है, उसमें देखिए एकदम बारीक पतली 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 केशिकाएं समान होते हैं, उसको फाइबर बोला जाता है, ठीक है, फाइबर होता है। उसी प्रकार ये भी फाइबर की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये जो 8 हड्डियों का ग्रुप होता है उसको हम क्रेनियम नामक हड्डी कहते हैं, ठीक है।
अब हम समझ लेते हैं। और देखिए इस क्रेनियम हड्डी के जस्ट नीचे, मतलब जहां पे हमारा ब्रेन होता है, इस ब्रेन ऐसा नहीं होता है, ये ब्रेन एक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। उस झिल्ली को हम मेनिंजोइड झिल्ली कहते हैं, मेनिंजोइड झिल्ली कहा जाता है। इस झिल्ली को हम कहेंगे मेनिंजोइड झिल्ली। ठीक है, हम यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। जिस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन होता है उसको कहा जाता है भैया मेनिनजोइड, मेनिनजोइड झिल्ली कहा जाता है, मेनिनजोइड झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, क्योंकि झिल्ली के अंदर से तो हमारे 8 हड्डियों को जो ग्रुप होता है, जो कपाल होता है, उससे अटैच होगा, तो ये सुरक्षा देने के लिए होता है। ये हमें क्या करता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, जब हमें कभी खोपड़ी में चोट लगती है तो हमें उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर गलती से वो चोट हमारी मेनिन झिल्ली को पार कर गई तो वो भैया ठीक नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन जो हमारा होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका की वजह से उसका सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी पुनरुद्भवन नहीं किया जा सकता है। ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसको पुनरुद्भवन नहीं हो सकता है, यानी रिकंस्ट्रक्शन उसका नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं भैया जब आप कहीं भी जाएं तो सुरक्षा से बाहर निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं, 4 व्हीलर से निकलते हैं, तो आप हेलमेट जरूर पहने। इसीलिए पुलिस या पुलिस विभाग के जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया बाहर निकलो तो मोटरसाइकिल पे आप निकलते हो तो हेलमेट लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, ये बात समझ में। इस झिल्ली के भी भैया 3 पार्ट होते हैं, इस झिल्ली के 3 पार्ट होते हैं, हम पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, मेनिंजोइड 3 प्रकार की झिल्ली होती है। इसके बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उस झिल्ली को कहा जाता है ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं उसको, ड्यूरामेटर कहा जाता है। ठीक है, ये जो झिल्ली होती है मेनिंजोइड के 3 भाग की बनी होती है, इसके बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामेटर कहते हैं, ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर कहा जाता है, DURAMETER, ड्यूरामेटर। ये संयोजी ऊतक की बनी होती है, इसकी बाहरी झिल्ली को ड्यूरामेटर कहते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है, अंदर का जो होता है उसको आर्केनाइड, आर्केनाइड मैटर कहा जाता है, या मध्य झिल्ली होती है, यह तंतुमय ऊतक की बनी होती है। ठीक है, और इसी के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, सफेद के श्वेत फ्लूइड होता है, जिसको इस सेरिब्रल फ्लूइड कहा जाता है। इसके तीसरा जो इसकी जो तीसरी झिल्ली होती है उसको पायोमेटर कहते हैं। ये सबसे भीतरी झिल्ली होती है, ये भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामेटर कहते हैं, मध्य वाली झिल्ली को हम एरेक्नाइड कहते हैं, एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड कहा जाता है, ARCHENIOD, एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। सबसे अंदर वाली झिल्ली को हम पायोमेटर कहते हैं, पायोमेटर कहा जाता है। सबसे अंदर वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पायोमेटर। भैया क्या कहते हैं, पायोमेटर। ठीक है, ये क्या करती है, ये भोज्य पदार्थों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हमारा जो मेनिंजोइड होती है 3 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ब्रेन में जो होती हैं वो 12 जोड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ब्रेन में हमारा होता है वो 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिका का मतलब है पतली पतली रेशेदार नसें होती हैं, उन्हीं को तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई है भैया तो हम आगे चलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हमने बता दिया है कि इसका सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। सेल डिवीजन अगर किसी चीज को हो सकता है तो हमारा यकृत का हो सकता है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, हिंदी में यकृत करते हैं और इसको उर्दू में जिगर कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें चाकू या किसी चीज से मार भी देते हो तो ये पुनरुद्भवन हो सकता है, क्योंकि ये
इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और भैया इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम ना पाए जाने की वजह से इसका पुनर्भवन नहीं हो सकता है। 10% चांसेस होते हैं जो ब्रेन का पुनर्भवन हो सकता है, क्योंकि वो जो बने होते हैं वो जो होते हैं न्यूरॉन ग्लियस के बने होते हैं। न्यूरॉन ग्लियस की वजह से इसका 10% हो सकता है कि ये सही हो सकता है, वरना अगर ब्रेन में अगर किसी को चोट लग गई है तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और न्यूरॉन ग्लियस भैया, अब इसमें जब होता है कि इसका जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो इसमें ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो उसका यही कारण है कि इसका जो कुछ पार्ट होता है न्यूरॉन ग्लियस का बना होता है, जिसकी वजह से ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का ही रूप होता है कैंसर, और ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है तो कैंसर की नौबत ही नहीं आती है, वो ट्यूमर में ही जान ले सकता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम समझते हैं ब्रेन के बारे में विधिवत से, ब्रेन है क्या है। ठीक है, ब्रेन हमारे शरीर का, यानी ब्रेन जो होता है इसको 3 भाग में बांटा गया है। ब्रेन को भैया 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है भैया मध्य मस्तिष्क, और तीसरा इसका होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में हम 2 चीज पढ़ते हैं। एक होता भैया सेरिब्रम, और दूसरा होता है आपका डाइएनसेफेलॉन डाइएनसेफेलॉन। ठीक है भैया, डाइएनसेफेलॉन होता है, डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, इस सेफेलॉन में हम 2 चीजों को पढ़ते हैं। एक हमारा होता है थैलेमस, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब बस में अग्र मस्तिष्क को भैया इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेरिब्रम, दूसरा डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। अग्र मस्तिष्क में हम पढ़ते हैं एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। तो ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम आपको समझते हैं क्या होता है। मस्तिष्क के बारे में समझ लेते हैं। इसका ये जो होता है, ये अग्र मस्तिष्क जो होता है पूरे ब्रेन का लगभग 66% होता है, यानी पूरे ब्रेन का 2/3 होता है, यानी 2/3। अगर इसको निकालोगे तो 66% आएगा, यानी अग्र मस्तिष्क लगभग हमारा 66% होता है। ठीक है, ब्रेन का जो भार होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, और इसका जो आयतन होता है 1350 सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो 1350 इसका जो होता है कपाल गुहा का आयतन होता है। तो ये बात समझ भाई। एक चीज और आपको हम नॉलेज में दे देते हैं, किसी भी जीवित व्यक्ति के ब्रेन से आप 12 से लेकर 24 वाट के बल्ब को आप चलाया जा सकता है, यानी इसमें इतना ज्यादा विद्युत आवेग होता है कि आप 12 वाट के बल्ब को जला सकते हैं। ये आपके नॉलेज की बात है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसका ये वाला हिस्सा जो होता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ये पीछे का जो भाग होता है, ये वाला भैया भाग, इसको हम अनुमस्तिष्क या हैंड ब्रेन कहा जाता है। और जो बीच का भाग होता है, इसके बीच का भाग, जिसको मिड ब्रेन या मध्य ब्रेन कहा जाता है। तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए हर चीज हम ठीक है समझ लेंगे। देखिए भैया, सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इससे जो छोटा भाग होता है वो पश्चिम ब्रेन में आता है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम इससे छोटा भाग होता है। ठीक है,
अब हम सेरिब्रम के बारे में समझ लेते हैं। यही सेरिब्रम ही ऐसा चीज है जो आदमी को सोचने समझने, उसकी जिज्ञासा, मनोवृत्ति, मनोज्ञान, स्मरण आदि को केंद्रित यानी कि नियंत्रण करने का काम सेरिब्रम ही करता है। लोग कहते हैं कि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, किसी चीज को पाने की चाह होगी। जिसका सेरिब्रम होता है उसमें कोई ना कोई जिज्ञासा होती है और वो पाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, बुद्धिमत्ता, स्मरण, जिज्ञासा, याददाश्त आदि का ये नियंत्रित करने का काम सेरिब्रम करता है। ठीक है, ये ब्रेन का अग्रभाग होता है, यानी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है, फोर ब्रेन। यहां तक बात आ गई। अब इसमें जो होता है फोर ब्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं, हमने पहले बता दिया। एक तो होगा सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन। भैया डाइएनसेफेलॉन में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक थैलेमस, ठीक है, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ब्रेन से, ये सेरिब्रम से थोड़ा पीछे होता है, सेरिब्रम से थोड़ा पीछे आ जाता है। आप इसको फिगर के माध्यम से, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि थैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस होता है। देखिए थैलेमस क्या होता है, ये बाहरी वातावरण को हमें नियंत्रित करता है, यानी बाहरी वातावरण को हमें ज्ञान कराता है। कोई चीज हम छूते हैं, वो गर्म है, ठंडा है, हवा लग रही है, कोई बाहर से आपको पीट रहा है, तो उसका हमें हवा आभास जो कराता है वो थैलेमस कराता है। यानी कि ये क्या करता है, ठंडा, गर्म, चोट, ठीक है, हवा का, हवा भी आपको महसूस हो रही, महसूस यही कराता है। ठीक है, बाहरी चोट को भी आभास कौन कराता है, थैलेमस कराता है। ठीक है, यानी बाहर के एटमॉस्फेयर को, वातावरण को हमें, ठंडियों में हम क्या करते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, लगता है कि हमें ठंडी लग रही है, तो ये कौन हमें केंद्रित करता है, हमें कौन ध्यान दिलाता है, वो थैलेमस होता है। इसके बाद आता है भैया हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस भैया सबसे मेन होता है, और भैया ये ससुरा सबसे खतरनाक भी होता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है लेकिन बहुत ही खराब होता है। ठीक है, ये आपको घृणा, ठीक है, क्या, घृणा, प्रेम, प्यास, भूख, लब, ठीक है, पानी की मात्रा, ठीक है, ये जो होता है थैलेमस से जस्ट पीछे होता है, सबसे छोटा भाग होता है, लेकिन ससुरा जब ये चालू हो जाता है तो पूरे ब्रेन को शून्य कर देता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये घृणा, प्रेम, प्यास, भूख, ये हमारे शरीर में जो लोगों के प्रति हमें प्रेम हो गया है, उस लड़कियां से हमको प्रेम हो गया, चाह हो गई है, ये ससुरा चालू हो गया तो लड़कियां से प्रेम हो जाता है। ये साला गुस्सा आ गया तो गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है किसी को फोड़ डालने की मदद करता है, जब ये चालू हो जाता है। भैया ये क्या होता है, ये 7 सेकंड में ही चालू है, 7 से 10 सेकंड में चालू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब पीटने पाटते हैं, जब ये शांत होता है तो अपना ब्रेन काम करने लगता है, मतलब सेरिब्रम काम करने लगता है। और जब भैया सेरिब्रम काम करता है तो हम महसूस होते हैं कि हमने उसको गलत पीटा था। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रेम, व्यास, ये शरीर में जल की मात्रा को भी संतुलित बनाने का काम यही करता है, तापमान कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस भी करता है। बात समझ में आ गई। तो भैया ये क्या होता है, इसको मत जागने दीजिए, ये जाग गया ससुरा तो जो है उम्र के हिसाब से लोग भाग जाते हैं, लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, तो इसको जिसने कंट्रोल कर लिया समझो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इसको नहीं कंट्रोल किया तो ये सही रास्ता भी ले जाता है और गलत रास्ते भी ले जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कि अग्र मस्तिष्क में हमने 3 चीजों को पढ़ा, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। ये आपकी याददाश्त को कंट्रोल करने के काम करता है, ये ठंडा गर्म बाहरी चोट को महसूस कराता है, और हाइपोथैलेमस प्रेम, लब, प्यार, भूख, प्यास, ये चीज का सारा चीज का ये नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको मध्य ब्रेन। भैया मध्य ब्रेन क्या होता है, ठीक है, मध्य ब्रेन के बारे में हम समझते हैं। ठीक है,
अब आता है भैया मिड ब्रेन। क्या आता है? मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन में हम दो चीज पढ़ते हैं, सेरिब्रल या पेंडिकल भी कहा जाता है, पेंडिकल, पेंडिकल। ठीक है, और एक चीज और पढ़ते हैं हम, कारपोरा, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना। भैया कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, वैसे आप इसको समझिए कारपोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, ये भैया हमारा सुनने का और देखने के, ठीक है, को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल क्या होता है भैया? जो हमारा ये ब्रेन होता है, पश्च वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, ये हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है, ये जो रीढ़ होती है, उस रीढ़ की हड्डी के बीच से हमारी नसें निकलती हैं और उसको ये कनेक्टिव करने का काम करता है। यानी सेरिब्रम पेंडिकल क्या होता है? कनेक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब ब्रेन, कहने का मतलब है ब्रेन और प्लस स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु को, देखिए रीढ़ की हड्डी के बीच में गैप होता है। ठीक है, उस बीच की हड्डी से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो तंत्रिकाएं जाके जो है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, सेरिब्रल या पेंडिकल कहा जाता है। इसमें दो चीज, एक कारपोरा क्वाड्रिजेमिना आ जाता है, इसके आगे के दो पिंड, आगे के कारपोरा जो इसमें जो होता है कारपोरा, ये मिड भाग में आता है, हमारे बीच में होता है, मध्य भाग में, और इसके जो आगे के दो पिंड होते हैं वो देखने के में को नियंत्रित करते हैं, और पीछे के दो पिंड होते हैं वो सुनने के काम में आते हैं। कहने का मतलब अगर किसी को खींच के तमाचा मार दिया जाए, बहुत खींच के मार दिया जाए, तो किसी का कारपोरा क्वाड्रिजेमिना डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। और बेकार हो जाएगा तो या तो उसको देखने से भी दिक्कत हो सकती है, देख भी नहीं सकता है, और हो सकता है कि सुनना भी। अगर किसी व्यक्ति को कहीं से यात्रा कर रहा है, अगर अचानक उसको तेजी से पीछे से धक्का या चोट लग सकता है, तो उसका कारपोरा क्वाड्रिजेमिना डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से ना तो वो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। सामने से अगर किसी चीज में लगा तो फूटेगा, वो अलग बात है, वो तो फूट गई आंख तो अलग बात है, वो हमारा लेंस खराब हो गया, वहां से आंख की रोशनी जाने के चांसेस कम होते हैं। अगर किसी चीज को पीछे से धक्का मारा जाएगा तो उसका मिड ब्रेन डैमेज होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, तो उसमें कारपोरा क्वाड्रिजेमिना खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो भैया इसलिए किसी को खींच के तमाचा या मुक्का से सर पे नहीं मारना चाहिए। अगर किसी को, इसीलिए कहते हैं कि पीछे नहीं मारना चाहिए, पीछे जो होता है मिड, पीछे इतना जो होता है मसल्स का होता है, इसलिए इस पर चोट मारोगे तो हो सकता है यहाँ खून जाम हो सकता है, या किसी का कारपोरा क्वाड्रिजेमिना डैमेज हो सकता है। तो ये हमारा आ जाता है मिड ब्रेन, या इसको हम मध्य ब्रेन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? चलिए भैया जो है किसी का जो है ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हैंड ब्रेन या हाइड ब्रेन भी कहते हैं, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, या इसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। भैया पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है, एक सेरिबेलम होता है और दूसरा होता है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगाटा होता है, ऑब्लांगाटा। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं, तीसरा हम समझते हैं हैंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। देखिए सेरिबेलम का होता है शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य यही करता है। ठीक है, जब बच्चों का दिमाग, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो जमीन पे लेटे रहते हैं, उसके बाद बकैया बकैया चलते हैं, फिर खड़े होने का प्रयास करते हैं।
जब उनका सेरिब्रम काम करने लगता है तो वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी दीवार का सहारा लेकर अपना बैलेंस बनाने के काम करते हैं। तो सेरिबेलम ही है क्या है, जो बैलेंस को नियंत्रित करता है, मनुष्य के शरीर का बैलेंस नियंत्रित करने का कार्य सेरिबेलम कहलाता है। दारू पीने पर क्या होता है, ये दिमाग यानी ब्रेन आपका काम नहीं करता है, जिसके वजह से आप दारू पीने वाला व्यक्ति गिर जाता है। तो ये बात समझ में आ गई सेरिबेलम क्या होता है, जहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। भैया मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ये सबसे पीछे का भाग होता है, इसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगले वाले भाग को प्रामस्तिष्क यानी फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क को प्रामस्तिष्क और पीछे वाले को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, इसको पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कहता है शरीर में होने वाली जो आंतरिक ग्रंथियां होती है, पाचन की क्रिया, उल्टी आना, खांसी आना, ठीक है, सांस लेना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे शरीर में पाचन की क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, उल्टी भी इसी कारण होती है, पलटी भी इसी कारण होती है, छींक भी इसी कारण आ सकती है, ठीक है, खांसी भी इसी कारण। तो इनसे जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो अंदर की ग्रंथियों का जो होता कार्य होता है, उनको कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम एक नंबर के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा जो हड्डी का जो हमारा जो ब्रेन होता है 8 हड्डियों के ग्रुप का बना होता है, जिसको फाइबर जॉइंट या रेशेदार जॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इस हड्डी को क्रेनियम नामक हड्डी कहा जाती है। हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे ब्रेन को जो चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम मेनिंजोइड झिल्ली कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है आपका एक ड्यूरामेटर होता है, एक आर्केनाइड मैटर होता है, और तीसरा होता है पायोमेटर। बाहरी वाले को ड्यूरामेटर, मध्य वाले को आर्केनाइड और सबसे अंदर वाले भाग को यानी भीतरी भाग को पायोमेटर कहा जाता है। अब हम समझेंगे, हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज को पढ़ते हैं। अब हम स्पाइनल कार्ड के बारे में समझेंगे, स्पाइनल कार्ड के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम स्पाइनल कार्ड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। स्पाइनल का आप फिगर से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ये ब्रेन है, सॉरी, ठीक है। हम स्पाइनल कार्ड को तंत्रिका तंत्र को समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इसी को न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका तथा उससे निकलने वाली कोशिकाओं सब सारी जो मिल जाती हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं न्यूरॉन कहा जाता है। नर्वस सिस्टम उसी को कहता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका की जो सहायक कोशिकाएं होती है, सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, और इसी तंत्र को हम न्यूरॉन कहते हैं। बात समझ आई। देखिए ये जो होता है, इनके बीच में इस पूरी लंबाई के तंत्रिका की पूरी लंबाई को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स, ठीक है। तंत्रिका की संपूर्ण लंबाई को हम सिनेप्स कहते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है, इस गैप को भैया, इस गैप को एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन, ठीक है। और ये जो होता है ये केंद्रक होता है, ये द्रुमका होता है, डेंड्राइट कहा जाता है। ये पश्च होता है, इसको पोस्ट द्रुमका कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ आई। इसके बीच में जो होता है गैप होता है, और यही जो होता है हमारे शरीर में जो वर्क करता है, ब्रेन के अंदर जो संवेदी यानी प्रेरक और अनप्रेरक दोनों का जो कार्य करता है, जो संकेत पहुंचाने का कार्य करता है, वो यही करता है। इसके बीच में गैप होता है, ये ज्वाइंट नहीं होते हैं। और हमें ब्रेन को जो संकेत मिलता है वो किस कारण, भैया ज्वाइंट नहीं होते हैं, तो हमें संकेत मिलता कैसा है? तो इसके बीच में होता है भैया सोडियम, ठीक है। क्या होता है? सोडियम के कारण ही हमारे ब्रेन को संकेत पहुंचता है, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। गर्मी के दिनों में हमारा सोडियम जब ज्यादा निकल जाता है, तो हमारा ब्रेन उतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता, और बहुत ज्यादा सोडियम अगर निकल जाता है तो हमें चक्कर भी आ सकता है।
तो इसीलिए क्या कहते हैं कि गर्मी के सीजन में हम शरबत बना के पीते, उसमें चीनी और हल्का नमक और नींबू डाल के हम करते हैं, तो हमारा जो है सोडियम की मात्रा फिर से बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। पसीना आने पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा सही से निकल जाए। आप पसीने को चखोगे तो नमक जैसे लगेगा, ठीक है। काला कपड़ा पहनोगे तो उसमें टच करोगे तो उसमें सफेदी आ जाएगी, तो वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा निकल गया है, बहुत ही ज़्यादा निकल गया है, तो आपका ब्रेन उतने अच्छे ढंग से काम नहीं करता है। तो ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, सॉरी, ये बात समझ में आ गई? चलिए भैया, जो ये मान लीजिए कि ये क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है गुड़िया होती हैं, ऐसे गुड़िया टाइप का, ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, और ऐसे जाके भागों में डिवाइड हो जाती है, और ये मान लीजिए ब्रेन होता है। ये क्या होता है आप समझ लीजिए, ये ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है, और ये गुड़िया टाइप का होता है। और भैया इसी के बीच से हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी मेरुरज्ज, ये नसें होती है। झाड़ू को देखा है आपने, झाड़ू के कमांड दीजिए तो झाड़ू बनती है, उसी प्रकार ये रेशेदार निकलती हैं और ये शरीर के पूरे शरीर में इधर उधर फैल जाती हैं, ठीक है। ये मेन आती है, कोई लीवर को कंट्रोल करेगा, कोई पेट को कंट्रोल करेगा, कोई फेफड़े को कंट्रोल करेगा, तो सारा सिस्टम इसी के बीच से होकर जाता है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, गड़बड़ हो गई है, तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके न्यूरॉन में तंत्रिका कोशिका में दिक्कत हो जाती है। और जो चीज हमने बताया, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका सेल डिवीजन नहीं होता है, तो रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को दिक्कत हो गई तो रीढ़ की हड्डी फिर से दोबारा रिजनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें तंत्रिका कोशिका में भी डैमेज हो जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। और ये हर चीज अंगों का, ये फेफड़े, कहीं फेफड़े को कंट्रोल कर लेगा, पेट को कंट्रोल कर लेगा, यकृत को कंट्रोल, इसी में से सब डिवाइड हो जाती हैं अपने स्थान पर, इसे से जगह जगह से ये डिवाइड हो जाती है, ये पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये होता है भैया आपका तंत्रिका तंत्र होता है, या इसको बात समझ में आ गई है। चलिए, हमें नहीं लगता है कि अब आपको किसी चीज की दिक्कत हो गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो हम इस वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब भैया इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, तो अब हमने आज पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद हम इसके हमने बताया कि नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। अब हम पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब ऐच्छिक में भी दो हो जाते हैं, प्रेरक और संवेदी हो जाते हैं, और इसमें भी दो हो जाते हैं, अनुकंपी और पराकंपी हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम फिर समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, और से अच्छे हम आपको ऐसे आपको कंटेंट देते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।